बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, सूरत हाल पाकिस्तान की कुछ इस तरह की है कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे बड़े अरसे से हम शायद एक पहाड़ डेवलप कर रहे थे इकोनॉमिक गड़बड़ का, और पिछले हफ्ते से पिछले महीने इकॉनमी का कुछ ऐसा मेल्टडाउन इफेक्ट देखा गया कि उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि डीज़ल की कीमत इस हुकूमत के आते ही तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर 60 रुपये बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत भी 60 रुपये बढ़ गई। 30 रुपये करके ये कीमतें बढ़ाई गई। सुई गैस की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया, तकरीबन 45% तक ये इजाफा किया गया। नॉट जस्ट दैट, बिजली की कीमत के अंदर तकरीबन 8 रुपये यानी 7.91 रुपये फी यूनिट इजाफा किया गया। यानी एक तो आपको बिजली मिलेगी भी नहीं, और जो मिलेगी वो शदीद महंगी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो महंगाई की शरह पिछले महीने रही है वो 20.04 रही है, यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डिजिट तो है, ठीक है, लेकिन 20 से भी ऊपर चला गया है। मामला गड़बड़ की तरफ जा रहा है। और वो नदीम अफजल चंद साहब वाली बात मुझे याद आ रही है कि मुख्तार गल वध गई है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये दावे करते हुए नजर आते हैं कि देखिए हम लोगों ने तो मामलात को सही कर दिया था। बनी गाला में आज बड़े वाजे तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोग इकॉनमी को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे, और ये लोग किस तरफ लेके गए हैं। इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब की कुछ अक़वाले ज़री कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आज एक बैठे हुए थे जगह पर, एक जगह से खिताब कर रहे थे और पेट्रोल की कीमत के हवाले से एक बात हुई और उसके बाद फिर लोगों ने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। आज क्या क्या फरमाया, ज़रा सुनिएगा। 1600 अरब रुपए की पावर सेक्टर की लॉसेस थी। 100 अरब यूनिट देते हैं पावर सेक्टर वाले सिर्फ कंज्यूमर्स को, तो 16 रुपए तो नुकसान कर रहे हैं। 26 रुपए का तो यूनिट बेच रहे हैं एवरेज पे, जिसमें 16 रुपए हुकूमत पाकिस्तान भर रही है। इसका मतलब आप ही दे रहे हैं ना, मेरे पास तो कहीं और से पैसे नहीं आते, आपसे ही लेके आते हैं पैसे। So 1600 अरब रुपया इज द लॉस टू द पावर सेक्टर. So this power sector, unless we reform this and unless we bring good governance in this, this power sector will be a albatross around our neck. जो हमको डेट रीपेमेंट करनी है, जो हमें पैसे लोगों के वापस करने हैं, दूसरे ममालिक के वापस करने हैं, बायलैटरल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के, वो अगले साल में 21 अरब डॉलर वापस करने हैं। $21 billion is what we need to pay back. मैं गेस कर रहा हूं कि $12 बिलियन आउटसाइड लिमिट होगा, कि $12 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। और इतना होगा क्योंकि इस साल 16 बिलियन होगा, तो हम अगले साल 12 तक इंशाल्लाह ले आएंगे। तो $12 अरब का हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। और मैं समझता हूं कि कम से कम 3 महीने के रिजर्व होने चाहिए। तो हमारे पास 10 बिलियन का रिजर्व है। इस 2-3 दिन के अंदर 12 हो जाएगा। जब चाइना का रीपेमेंट आ जाती है, हमारा रिजर्व 18 बिलियन तक लेके जाना चाहिए। दैट्स दिसंबर का ये एक माहिदा था, और जो फरवरी में साइन हुआ IMF से PTI की हुकूमत का, उसमें ये कहा गया कि हम प्राइमरी डेफिसिट 25 अरब रुपए का करेंगे। लेकिन जब हम आए तो मुझे बताया गया कि जो एवरेज जो एक्सपेक्टेशन है वो 1332 अरब रुपए की है। सो कहाँ 25 अरब रुपए का डेफिसिट विच इज बेसिकली अ बैलेंस बजट, और कहाँ 1332 अरब रुपए का सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट। इन डेफिसिट्स की वजह से डेट बढ़ गई। एवरेज डेट जो है 4.25 साल में PTI ने जो ली है वो 5177 अरब की ली है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 2132 अरब की ली थी। सब ने 71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था। 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ 4.25 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया है, विच इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन साहब ने ये साइन किया था, सिंसियरली साइन किया था IMF से कि हम एक पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे। उसके बाद नंबर 2 कि हम 30 रुपया सब्सिडी के बाद, खत्म करने के बाद 30 रुपया पेट्रोल के ऊपर और 30 रुपया डीजल के ऊपर लेवी लगाएंगे, और उस लेवी लगाने के बाद हम सारे कॉस्ट के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगाएंगे। तो आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता। IMF का एग्रीमेंट जो लिखा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। हर महीने 4-4 रुपए बढ़ाने थे और 17 रुपए पे आ गए थे, 21 रुपए जाने थे। जब इनको ये लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो ये ट्रैप हमारे लिए लेगी। जब इनको ये लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तब हमारे लिए ट्रैप छोड़ कर गए। यही बात शहबाज शरीफ साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की थी उसके अंदर कहा था कि हम लोगों के लिए ट्रैप छोड़ गए और अब हम फंसे हुए परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे हैं इस ट्रैप के अंदर, और हुकूमत के पास कोई तरीकाकार नहीं है, क्योंकि बढ़ाएंगे तब भी गड़बड़, नहीं बढ़ाएंगे तब भी गड़बड़। यानी हुकूमत को ऐसी सूरत हाल में डाल दिया गया कि जैसे
डेविल इन द डीप ब्लू सी के दरमियान फंसने वाली बात है, लेकिन क्या हुकूमत इतनी ही मासूम है? क्या हुकूमत इतनी ही नादान थी कि इसको मालूम नहीं था कि ये किस मसले के अंदर पड़ रही है? क्या अब भी हुकूमत ये चाहती है कि इकॉनमी को इसी तरीके से चलाया जाए, या कोई वे आउट है भी? मसले हम सबको मालूम है। आज के प्रोग्राम में अपने पहले सेगमेंट के अंदर मैंने बात ही इस पे करनी है कि अब इस जगह पर जहां हम फंस गए हैं इकोनॉमिकली, जहां हम लोगों को पेट्रोल के लिए लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं, जहां बिजली हमें मुहैया नहीं है और जो है वो इतनी महंगी है कि पूरा दिन बिजली आती थी उसके बाद भी इतना बिल नहीं आता था जो अब आएगा। गैस हम लोगों के चूल्हों में होती नहीं है, लेकिन जब होती है तो इतनी महंगी होती है कि कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। उसके बाद सोल्यूशन क्या है, वे आउट क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस सेगमेंट में शब्बर जैदी साहब मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, FBR के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। इमरान खान साहब उनको स्पेशली लेकर आए थे, उसके बाद फिर मामलात जिस तरफ गए वो सब आपको मालूम है। शब्बर जैदी साहब आजकल बहुत ज़्यादा वोकल हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने इंटरेस्टिंग ट्वीट किया पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से, उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी रह चुके हैं, कुछ उनको सजेशंस देने के लिए। इस सेगमेंट में हम इस हवाले से बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत आखिरकार ऐसा लगता है कि मुसलमानों पर सितम ढा 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 के अब ऐसे बंद गली में फंस गया है कि अब सारे अरब मुमालिक, सारी मुस्लिम उम्मा भारत के मजालिम के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, भारत की गुस्ताखाना बातों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। इस हवाले से भी बात करेंगे और ये डिफेंस पे हमारे किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, फॉरेन पॉलिसी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, बहुत सारे और मामलात के ऊपर बात करेंगे। वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन शब्बर जैदी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। शब्बर जैदी साहब, ये आपने ट्वीट किया था कि जी एक्सेप्शनल इंक्रीज इन, ये जून 4 का है, in petrol, electricity and gas, increase in discount rate, huge budget deficit, decrease in import resulting reduction in tax collection, all lead to inflation, reduction in employment and contraction of economy. Instead of blaming others, tell the truth to people. हुकूमत ने लोगों को क्या पर्दे में रखा, बताया नहीं? अगर हमारी इकोनॉमी सुकड़ रही है तो हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आने वाले वक्तों में स्टेबलाइज हो जाएगी? देखिए, मैं अगर आप मुझे पूछें तो आज अगर आप बजट के बारे में पूछें कि गवर्नमेंट को क्या करना है, तो गवर्नमेंट को एक लफ्ज में, एक जुमले में कहता हूं, सप्रेस द डिमांड। इस वक्त पाकिस्तान में डिमांड को सप्रेस करें। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। डिमांड को सप्रेस करने का मतलब है कि बिजली की डिमांड को सप्रेस करें, जितनी भी आपको डॉलर की डिमांड है सप्रेस करें। इसका मतलब है कि इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करें। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता अब किसी किस्म का लेयर इन द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो बिल्कुल बात, मैंने जो बात कही है वो ये है कि गवर्नमेंट सच नहीं बोल रही, या कम से कम पूरा सच नहीं बोल रही कि पाकिस्तान के माशी हालात अच्छे नहीं हैं, दगरगू हैं, और मुझे मुस्तकबिल करीब में अच्छे होते हुए नजर भी नहीं आ रहे। और आप सबको जिस तरह वाकिफ होगा अनीका कि मैंने 6 महीने पहले जब कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया है, तो आप सारे बड़े परेशान हो गए थे। पाकिस्तान में कोई भी आदमी नहीं था जो मेरे साथ खड़ा था। आज क्या हो गया पाकिस्तानियों को कि वो मेरी वाली बात कर रहे हैं, दोनों पार्टी। तो ये बात ये है कि हमारे अंदर, या आप कहना मैं बड़ा वोकल हूं, मैं वोकल नहीं हूं। मैंने फैसला किया है कि मैं इस उम्र में अब मुनाफिकत नहीं कर सकता। मतलब मैं मुनाफिक नहीं हो सकता। मैं झूठ, जो मैं समझता हूं सच, हो सकता है वो गलत हो, मगर मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब अपने 63 इयर्स की एज में मुनाफिकत के लिए तैयार नहीं हूं। अच्छा शबा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन फिर ये सच भी बता दीजिएगा कि हम कितने अरसे तक, कभी कोई हम लोगों को डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तेल दे दे, कभी कोई हम लोगों को थोड़े अरसे के लिए डॉलर रखने को दे दे, कभी कोई हम लोगों को कर्जा दे दे, कभी कोई इमदाद दे दे, इस सिलसिले पे हम कितने अरसे तक चल सकते हैं शब्बर जैदी साहब? इसका जवाब यह है कि ये सिलसिला हमारी जिस वक्त हम बने थे उस वक्त से है। पाकिस्तान जिस वक्त बना था 47 में, उससे लेकर आज तक कभी इकोनॉमिकली बहुत वायबल कंट्री नहीं रहा। ठीक है, हमने अच्छी ग्रोथ भी की है, मगर हमारा करंट अकाउंट कभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। हमने मुश्किलात दी हैं और हम हमेशा अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाते रहे हैं, और हमारी चादर इतनी नहीं है। पाकिस्तान का माशरा जिस तरह हमने अपनी जिंदगियों को अपना लिया है, उस माशरे के साथ पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपको सिर्फ एक बात कह के खत्म कर देता हूं कि पाकिस्तान में बाजार सुबह 11-12 बजे खुलते हैं और रात को 12 बजे के बाद बंद होते हैं।
सारी लाइटें जल रही होती हैं, और मेरी कैलकुलेशन है कि सिर्फ उस बाजार के बंद करने से 3,500 से 3,000 मेगावाट बिजली बचेगी। मगर हम एक हराम, बेईमान और मुनाफिक कौम है जो ये बात डे लाइट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और हम ये भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम मुनाफिक हैं। पहले हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हम मुनाफिक हैं। क्यों मुनाफिक हैं शब्बर साहब? क्या? Why are you calling the whole nation? आप सारी नेशन के ऊपर एक इतना बड़ा स्टैंप लगा रहे हैं। आपने कभी कहा बिजली बाजार बंद करें? आपने कभी प्रोग्राम किया कि बिजली बाजार बंद करें? दुनिया के कौन से मुल्क में जब बिजली की शॉर्टेज है आप बाजार खोलते हैं? मेरा मतलब मुनाफिक इसलिए कह रहा हूं कि हम सच्चाई को नहीं देख रहे ना। मुनाफिक का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप भी हैं, शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं। हमने कभी कहा कि हम बिजली की बचत करें? आप मुझे बता दें पाकिस्तान के कितने एंकर हैं, कितने इकोनॉमिस्ट हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने कहा पाकिस्तान में बिजली की बचत करें? अच्छा, मुझे ये बात समझाइएगा शब्बर साहब। ये है मुनाफिक। शब्बर साहब मुझे ये बात समझाइएगा, मुझे ये बात समझाइएगा। एक तरफ हम कहते हैं कि बाजारों का खुले होना बड़ा जरूरी है, इसलिए क्योंकि इकोनॉमी जनरेट होती है, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सब बताते हैं हमें तो सारे इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि बाजार बंद हो गए तो हमारी इकोनॉमी बंद हो जाएगी। हमें तो कोविड में भी यही बताया गया था। शब्बर साहब मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि बाजार खोलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मगर वर्किंग आवर बाजार का 12 घंटे होना चाहिए ना। तो सुबह 8 बजे खुले और डे नाइट में खुले ना। ये किसने कहा है कि 12 बजे खुले और रात को 12 बजे इस्तेमाल बंद करें? आप बात को समझ नहीं रहे ना। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ योर्स। आई कंप्लीटली 100% एग्री। मैं आगे चलूं जी, आगे चलूं मैं थोड़ा? जी जी जी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो एमिरेट्स की 6 फ्लाइटें पाकिस्तान में आती हैं, जब हम सारे खुशी खुशी टिकट लेके जाते हैं एमिरेट्स की फ्लाइट से, तो ये जो डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, कभी हमने सोचा कि ये डॉलर हम पाकिस्तान में जा रहे हैं? कभी हमने किसी को कहा कि ये इनको हम रेस्ट्रिक्ट करें और कोई लोकल एयरलाइंस को डेवलप करें? आपने पीआईए के लॉसेज आ गए, बढ़ गए, मगर आपने कभी इसे करेंसी रेस्पेक्ट से देखा? कभी आपने सोचा कि अब तीसरी बात बताता हूं आपको मैं, कभी आपने ये सोचा कि पाकिस्तान में 20 साल पहले कोई आदमी ये पाम ऑयल नहीं खाता था? हमारे सारे एडिबल ऑयल हम खुद प्रोड्यूस करते थे। आज पाकिस्तान में फूड आइटम का बिल $6.5 बिलियन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं मुनाफिक ये है कि ये हमारा मुनाफाना रवैया है कि हम जाके भीख मांग लेंगे मगर अपने रवैये को चेंज नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं आपको। शब्बर साहब, सोल्यूशन फिर ये है पाकिस्तानी इकोनॉमिक वोज का, सोल्यूशन फिर ये हुआ, मैं आपके हिसाब से ही कह रही हूँ कि सोल्यूशन फिर ये है कि पूरी कौम को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर। ये हम किसी ऑपोजिशन और हुकूमत और इन लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते, उनकी भी जिम्मेदारी है। मुझे देखो अनिका, मुझे अफसोस इस बात पे हुआ है कि मिफ्ता साहब को खड़े होके आज पाकिस्तान की कौम को सच बताना था ना। अब वो ये साबित कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, पीटीआई गलत थी। ये कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना। मैंने तो आपको अनिका, आपको याद है जब मैं पीटीआई का इमरान खान का दोस्त हूँ, कल भी था आज भी हूँ, और मैंने इमरान खान के जमाने में कहा था कि ये मुल्क बैंक करप्ट है। याद है आपको? बड़े नाराज भी हुए थे खान साहब। तो मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौम सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सच इस कौम का ये है कि ये कौम एक गरीब कौम है। ये हम बार बार कहते हैं ना कि हम पता नहीं कौन सी दौलत से माला माल है। दौलत मुझे आज तक नजर नहीं आई, कोई दौलत से माला माल नहीं है। ये एक गरीब मुल्क है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक गरीब मुल्क है जिसको गरीबों की तरह रहना चाहिए। राइट। जब आप गरीब, अच्छा आखिरी बात सुन ले मेरी। आप जब आप 71 में मतलब बांग्लादेश से अलग हुए थे तो आपकी आबादी बांग्लादेश से कम थी। आज बांग्लादेश से आपकी आबादी ज्यादा है। आप मुझे बताइए, क्या आपने पिछले रियासत के बाद से कोई फैमिली प्लानिंग के बारे में गुफ्तगू सुनी है? सुनी है कोई गुफ्तगू? रेयरली शब्बर साहब, रेयरली, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं शब्बर साहब। आई एग्री टू ऑल ऑफ देम। टू बी ट्रू, पर्सनल लेवल के ऊपर मैं उन सारों से अग्री करती हूँ। अब जरा बात की तरफ आते हैं कि हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। किसी जमाने में ब्रिटेन ने भी प्रमोट किया था मेड इन पाकिस्तान। हम लोगों को बड़ा शौक है कि बाहर से चीज मंगवाई जाए, चाहे वो सस्ती हो और चीन से आ रही हो या महंगी हो और किसी और मुल्क से आ रही हो, यूरोपीय ममालिक से आ रही हो, लेकिन हम लोगों को बड़ा शौक है इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करने का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अनफॉर्चुनेटली गाड़ियों से लेकर बच्चे के खिलौने तक, हम लोगों की सुई तक बाहर से बन के आती है। लेकिन हम लोगों को अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। शब्बर साहब, वो कैसे करें? बिजली इधर महंगी है, फ्यूल इधर महंगा है, कैसे करें? अब आज आप मुझसे ना एक और सच सुन लें, और ये सच आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा, पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री थी, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री कह रहे हैं या पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिसका पाकिस्तान चलता था,
जैसे शूज है, बच्चों के शूज है, बच्चों की फ्राकें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, और जो सारी स्पेयर पार्ट है, ये सारी इंडस्ट्री हमारी चाइना ने बंद करवा दी। और चाइना ने इस तरह बंद कराई कि जो आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ किया, उसके साथ पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री बाकी नहीं रह सकती जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री थी। अनेका बात को समझें, पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री लगा नहीं सकता, ठीक है, वो तो बंद खत्म हो गई बात। और जो हमारी कंज्यूमर गुड की इंडस्ट्री थी, उसको चाइना के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने तबाह कर दिया। मैं एफबीआई का चेयरमैन रहकर रहा हूं, मुझसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता कि चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारे साथ हुआ है, आपने कभी डिस्कस नहीं किया होगा किसी प्रोग्राम के साथ। अगर चाइना का, श्रीलंका का, थाईलैंड का, वियतनाम का, टर्की का, अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान के बाकी रहे तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये याद रख लें, लिख ले, कहीं किसी किताब पे लिख लें। देखिए, मैं सच बोल रहा हूं इसलिए कि मुझे गुस्सा क्या इस करें बात फिर? का है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स खत्म कर दें? इस बात का शबीर गुस्सा है मुझे गुस्सा इस बात का है अनीका कि हमारी बेहिसी हद को जा चुकी है। डॉलर हमारा आज ₹4.5 ₹3 से ज्यादा बढ़ा है, और हमारे वजीर खाना साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने ये कर दिया, उसने। मैं नहीं कह रहा इमरान खान सही थे भाई, कम से कम कौम को ये तो बताओ कि आज डॉलर ₹207 पे ट्रेल कर रहा है। खुदा का वास्ता है, इस लोगों को समझाओ, महंगाई का लेवल देखो, और आप बात करें कि उसकी गवर्नमेंट ने ये किया, मेरी गवर्नमेंट ने ये किया। मैं अब दोबारा आपको ये कह रहा हूं कि आप कह रही हैं मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान उस वक्त होगा जब चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइज होगा। अगर चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइज नहीं हुआ, आप मुझे बताइए, बाजार में जाएं, इस वक्त बच्चों की फ्रॉक मिल रही है, वो चाइनीज होगी। आप जूते जाए बच्चों के, चाइनीज होगा। आप खिलौने देखिए, वो चाइनीज होगा। ये नहीं है कि चाइना के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है, बट आपने उनको स्ट्रक्चर, ड्यूटी स्ट्रक्चर इस तरह दिया हुआ है, अंडर इनवाइसिंग वो कर रहे हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर उनका इस तरह है कि आपकी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। जाके देखिए गुजरावाले में क्या हो रहा है, जाके। तो मेरा सवाल कहने का ये है, ये सारी मुनाफिकत सामने लाएं, पब्लिक के बताएं हकीकत क्या है, फिर पब्लिक का फैसला करने दें उनको कि वो क्या फैसला करते हैं। इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मुशर्रफ, ये इररिलेवेंट है पाकिस्तान के लिए। इररिलेवेंट खान साहब जो कह रहे हैं मैं आऊंगा तो चीजें सही होगी, ही इज इररिलेवेंट, एवरीबॉडी इज इररिलेवेंट। आपके ख्याल में, आप मुझे बताइए कि आपके ख्याल में जो मुस्तफा मिफ्ता साहब कर रहे हैं, क्या अपनी मर्जी से कर रहे हैं? अपनी मर्जी से कर रहे हैं ये काम जो आप आजकल कर रहे हैं, जो पेट्रोल के प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्या उनकी ख्वाहिश है ये? भाई, उनको एक लाइन दी गई है कि आपने ये करना है, वो कर रहे हैं। क्या मुझे बिठा दे, मैं भी यही करूंगा। आप बात को समझा करें ना कि ये लोग, इनकी कोई पाकिस्तान की माशी पॉलिसी में अब इनकी कोई हैसियत नहीं है। किसकी हैसियत है? मैं शबर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जरा जाने दें, मैं उसके बाद ब्रेक के बाद आपसे मैं उससे फिर आपकी बात आपकी तरफ ही आऊंगी, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी, मैं आपसे ही बात मुकम्मल करूंगी कि आखिर फिर कौन है जो माशी पॉलिसी को चला रहा है, या हमारी कोई माशी पॉलिसी है भी, या हम इधर उधर दीवारों में टकरे मार रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे। बड़ी साफ साफ चीज़ें शब्बर जैदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने तो कौम को भी मुनाफिक कह दिया है। मामलात को सुलझाने के लिए कौम को अपना हिस्सा ज़रूर डालना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन शब्बर जैदी साहब, मुझे बताएं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सारी की सारी गवर्नमेंट झूठ बोलती है, बताती नहीं है। आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कहा कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं रहे ये लोग। सारी की सारी पॉलिसी जो है किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो पॉलिसी फिर किसके हाथ में है शबर जैदी साहब? कौन चला रहा है पॉलिसी को? पॉलिसी है भी या दीवारों में टकरे मार रहे हैं हम? दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये रेलेवेंट इसलिए हैं कि अब बिकॉज इन्होंने पाकिस्तान को सॉवरेन डिफॉल्ट से बचाना है, पाकिस्तान की रियासत को, तो आईएमएफ प्रोग्राम में रखना है। तो आईएमएफ प्रोग्राम में जो भी आईएमएफ प्रोग्राम की शर्तें होंगी वो पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये इनकी रेलेवेंस कोई है नहीं, जो आईएमएफ प्रोग्राम कहेगा वो हो जाएगा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकती कि ये पॉलिसी ये बनाएंगे। अच्छा, इनका प्रॉब्लम ये है, और ये पाकिस्तान की तमाम प्रॉब्लम है 1970 के बाद से खास तौर पर, कि पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। पाकिस्तान में 1970 के बाद से कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। मकसद कहने का यह है
कि पाकिस्तान ईयर टू ईयर बेस पे चल रहा है। नहीं, वो तो किसी ऐसे भी इकबाल मुल्क के साहब ने वो अंदर विजन 2025 2030 उसका क्या बना शबर जैदी साहब? बनाते रहे बैठ के। विजन क्या होता है? विजन और प्लान में बड़ा फर्क होता है ना। मेरा विजन है मैं चांद पे चला जाऊं, विजन है ना मेरा। मेरा बड़ा विजन है कि मैं चांद पे चला जाऊं, मगर अगर मेरा प्लान नहीं है तो कैसे जाऊंगा? अगर मैंने विजन मैंने बना लिया कि मैंने चांद पे जाना है, ठीक है, चले जाऊं, मेरा विजन है कि चांद पे जाना है। ऐसा मगर इकबाल उस साहब ने विजन मेरे को प्रोग्राम में खुद कहा था शब्बर जैदी साहब कि मेरा सारा कुछ एवरीथिंग वाज प्लान्ड, उन्होंने सिर्फ पीटीआई ने आके इसके ऊपर अमल दरामद करना था, सब कुछ प्लान्ड था। मैं मुझे बता देना, जो पाकिस्तान में 4 5 ईयर प्लान दुनिया में पाकिस्तान में आए थे जो 70 में खत्म हो गए। उसके बाद से पाकिस्तानी इकोनॉमी में कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमी डे टू डे बेस पे चलती है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट अप्रूव करती है। बड़ी वाज़ेह है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे जहन में। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, मैं मुनाफकत इस सेंस में कह रहा हूं कि हमें नजर कुछ और आ रहा होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, ये मुनाफकत है। अच्छा, कमिंग बैक टू द बेसिक इशू, देखिए अनिका, बात यह है कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला यह है कि पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक कभी भी अपने डॉलर अकाउंट में अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सका। हमें ये पहले एक सिंपल बात समझें। आज अभी जो हमारा 2021-22 है, जो साल अब खत्म होने वाला है, उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट जो होगा वो $3 बिलियन होगा, ठीक है। अब 3 बिलियन की जगह पर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जून में हम एंड करेंगे तकरीबन $15 बिलियन पर। तो 3 की जगह 15 का मतलब हुआ कि $12 बिलियन हमने ज्यादा खर्च कर दिए, ठीक है। जब $12 बिलियन ज्यादा खर्च कर दिए तो रिजर्व जो हमारे 25 थे उसमें से 12 माइनस करें तो 10-12 रह गए। ये मसला है और ये रिजर्व आगे सही होने वाले नहीं हैं। आज मिफ्ता साहब ने खुद कहा खड़े होके कि मुझे $25 बिलियन चाहिए। अब मेरा सवाल मिफ्ता साहब से ये होगा कि भाई, कहने को तो आपने कह दिया, मुझे ये तो बताओ कहां से लाओगे, कहां से आएंगे? साहब यही सवाल है। तो रुपए तो छाप लोगे, डॉलर कैसे छापोगे? रुपए छाप सकते हो ना, डॉलर कहां से छापोगे? सवाल ये है। और जब तक आप डॉलर छापने के बारे में क्लैरिटी नहीं लाएंगे और ये नहीं बताएंगे कि डॉलर आप कहां से छाप रहे हैं, ये डॉलर का स्लाइड चलता रहेगा। मैं कराची की मार्केट में बैठा हूं, मुझे पता है कि कौन आदमी जुआ खेल रहा है डॉलर में, मगर आपको ये देखना है ना। शबर जैदी साहब, आपको तो रिपोर्ट करना चाहिए ना, आप यू नो हु इज डूइंग व्हाट, तो ये चीजें रिपोर्ट भी होनी चाहिए। अगर अनिका मुझे बताओ ना कि जब एक कंट्री ये कह रहा है कि मुझे $10 बिलियन चाहिए, हाँ, और उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि हमें $10 बिलियन का इमीडिएटली कंफर्मेशन मिले और हम करें। बट ये इस तरह की गोल बोल बात करके आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है शबर जैदी साहब, वक्त खत्म हो गया, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह किसी और दिन भी बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन नाउ वी नीड टू गो टुवर्ड्स अर्निंग। अपने पांव पे खड़े होंगे, कोई घर कर्जे के ऊपर बहुत अरसे तक नहीं चलता। ये मॉडल ही खराब है पाकिस्तान को चलाने का कि इधर से कर्जा पकड़ लिया, उधर से कर्जा पकड़ लिया, सारी चीजें इंपोर्ट की, सारी चीजें इस्तेमाल से लेकर खाने तक की इंपोर्ट करते रहे, और उसके बाद सोचें कि पाकिस्तान में इकोनॉमी सही क्यों नहीं हो रही है। तो बेसिक चीज सही करें, कमाना स्टार्ट करें। एक तो भीख मांगना और जाकर इमदाद लेना बंद करना होगा हमें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत के अंदर क्या हो रहा है और भारत के खिलाफ अब पूरी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो गई है, क्यों? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे, अब जरा बात करेंगे अपने हमसाया मुल्क भारत के अंदर होने वाले वो मजालिम जो कि कई दहाइयों से चल रहे हैं, लेकिन अब एट लास्ट मुस्लिम उम्मा इस हवाले से जाग गई है। बहुत सारे ममालिक ने इस हवाले से अब सवाल उठाना शुरू किया है कि आखिर ये हो क्या रहा है भारत के अंदर, और जो हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर मुसलमान के दिल में रहते हैं, हर मुसलमान के दिल में बसते हैं, उनके लिए तमाम मुसलमान जान कुर्बान करने को तैयार हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत कर कैसे रहे हैं। 15 मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने ऑफिशियली इंडिया के साथ प्रोटेस्ट लॉन्च करवाया, जिसके अंदर इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव्स, लीबिया, तुर्की और
इंडोनेशिया शामिल है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान सर फहरिस्त है। पाकिस्तान तो हमेशा से ही ये बात कर रहा था इंडिया के प्रोडक्ट्स को अक्रॉस द बोर्ड मुस्लिम ममालिक के अंदर बॉयकॉट किया जाने लगा है। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत के अंदर जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी अपनी मार्केट से हटा दिया गया। यहां तक कि भारतीय बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं अरब ममालिक के अंदर एम्प्लॉयर्स उनको निकालना शुरू कर गए हैं। ऐसी सूरत हाल में गिड़गिड़ाते हुए घुटनों पे के बल मुसलमान ममालिक को एक तरह से अपीज करने के लिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, जो कि स्पोक्स पर्सन थे बीजेपी के, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनको निकाल तो दिया गया लेकिन असल में निकाला नहीं गया, असल में थपकी देकर कुछ अरसे के लिए साइड पे कर दिया गया। इसका प्रूफ इस वीडियो की फॉर्म में नुपुर शर्मा, वही खातून जो कि गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, उसने क्या कहा जरा सुने। And file an FIR against me. Devendra Fadnavis ji called to say, "Don't worry, beta, we are with you. We are all here with you." So the senior leadership, be it the Prime Minister's office, the Honorable Home Minister's office, be it the party president's office, they're all rallying behind me. कहा कि तमाम के तमाम लोग मेरे पीठ पर हैं, मेरे बैकिंग है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, नरेंद्र मोदी हो और व्हाटसोएवर मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण सिंह बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, वो कहते हैं कि जी हम लोग तो ये सोच ही नहीं सकते हैं, भारत का तो ये तरीकाकार ही नहीं है कि हम लोग किसी भी तरीके से किसी मुख्तलिफ नज़रिए, किसी मुख्तलिफ रिलीजन, किसी मुख्तलिफ सेक्ट रखने वाले शख्स के खिलाफ कोई बात करें। हजारों साल से, जब से भारत की, इंडिया की हिस्ट्री चल रही है, तब से तमाम के तमाम मज़ाहिब ने फ़रोग ही पाया है। ऐसी सूरत हाल में मैं ज़रा याद दहानी करा देती हूँ। 1992 6 दिसंबर हिंदुस्तान के इंतहा पसंदों ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद याद दिलाते हैं फेब 2002 गुजरात के अंदर पोग्राम हुआ, वो क्या किसी को याद नहीं है। फिर वहां मामला नहीं रुकता, 25 अगस्त 2008 के अंदर क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक किया जाता है। ये कंडमल वाला इंसिडेंट होता है, उड़ीसा स्टेट के अंदर होता है। इसके अंदर तकरीबन 6500 के करीब घर डैमेज होते हैं और तकरीबन 400 के करीब चर्चेस को डैमेज किया जाता है और 1 लाख के करीब यानी 75,000 लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, 40 के करीब खवातीन की इस्मत दरी की जाती है, क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं, दलित के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। भारत के अंदर एक सर्टन कास्ट के हिंदू के अलावा कोई और महफूज नहीं है। 2020 के अंदर इंडिया के जनूबी शहर बंगलोर के अंदर एक मुबैना तौहीन आमेज पोस्ट के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने फायरिंग की और ये तौहीन आमेज खाके हो, तौहीन आमेज तरीकाकार हो, भारत के वो तमाम लोग जो कि बीजेपी सपोर्टर हैं, जो सैफरन टेररिज्म कर रहे हैं, वो इस वक्त इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं, वेरी सीजन्ड एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। भारत के इस मकरू चेहरे के हवाले से पाकिस्तान तो कई दहाइयों से ये कह रहा था कि कश्मीर के अंदर मजालिम देखिए, अपने अंदरून खाना माइनॉरिटीज़ के ऊपर भारत के मजालिम देखिए। आपकी नज़र में ये मुस्लिम उम्मा का जागना खुश आइन समझा जाए या टेम्पररी समझा जाए शहजाद चौधरी साहब? नहीं, देखिए, मुस्लिम उम्मा का जागना तो जब भी आए, देर आया दुरुस्त आया। वजह यह है कि इसका होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि जो कश्मीर के अंदर जुल्म इतने सालों से, इतनी दहाइयों से जो ढाया जा रहा है, भारत की रियासत की जो दहशतगर्दी है उसके आड़ के अंदर, उसके ऊपर पाकिस्तान तो आवाज़ उठा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलके बाकी मुसलमान मुल्क उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे थे। फिर उसके बाद 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं, वो हिंदुस्तान के शहरी हैं, लेकिन एक 20 करोड़ की आबादी जो कि 25% के लगभग, बल्कि हो सकता है कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा हो, 25% ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू नहीं हैं। उसके बावजूद एक ऐसी रियासत को सेकुलर से हटा के एक हिंदू सैफरान रंग में डाल देना, ये एक दुनिया के सामने बिल्कुल एक इसको ड्रामा रचाया गया। उसके बाद 3-4 चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। हमें तो ये जो कश्मीर का अगस्त 5 2019 वाला है, उनका आर्टिकल 370 वाली जो कैंसिलेशन थी, उसका तो हमें पता ही है, जो उसको ख़त्म कर दिया गया उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किसकी मदद के साथ? पार्लियामेंट की मदद, उनकी अपनी कांग्रेस की मदद के साथ। लेकिन याद रखें कि नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट इन्हीं के ज़माने में आया, नरेंद्र मोदी का, जिसके तहत ये फैसला किया गया कि आपको यहाँ का शहरी होने के लिए आप कोई भी और शहरी बन सकता है, मुसलमान शहरी नहीं बन सकते। पर्सनल लॉ
जिसके नतीजे में मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारते थे भारत के अंदर और कुछ हकूक़ के उनको हासिल थे, उसको ख़त्म कर दिया गया। किसने ख़त्म किया? उनके सुप्रीम कोर्ट ने। तो ट्रिपल लॉ का जो था लॉ, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है इन चीज़ों के साथ कि जी हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत मुसलमान जो हैं उनके हकूक़ के ऊपर डाका, उनके साथ जुल्म, उनके साथ ज़्यादती, लिंचिंग आप भूल गए बताना कि अगर तुम गोश्त बेचते हो या तुमने गोश्त खाया या कोई कह दे कि तुमने गोश्त खाया, खड़े खड़े उसको मार के उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको जला देते हैं। ये मुसलमान ही जल रहे हैं, ये मुसलमान ही मर रहे हैं। ये हिंदुत्व को लेके जाने वाले जो उनके दहशतगर्द हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए हैं, वो ये काम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब इतने सालों से पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा था, लेकिन कोई दुनिया में इसकी सुन नहीं रहा था। अब अमेरिका की कांग्रेस से इस दफ़ा जो ह्यूमन राइट्स का एक वो आया है, एक मरासला या इस किस्म का जो उनका डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कहा गया कि भारत के अंदर जो मजहबी दहशतगर्दी है वो इस वक्त इंतहा तक पहुंच चुकी है। दुनिया ने फाइनली इसको लेके आए। राइट। वो किस अक्लमंद ने इनको बताया था कि ये नूपुर शर्मा या जो भी खातून है या उनके साथ जो दूसरे साहब हैं, वो ये गुफ्तगू सिवाय नफरत के, अपने वेनम के, लेकिन अपने मुसलमानों के साथ शहजाद उसका चौधरी इजहार साहब, के। ये साइड पे करना, जी। इनको सस्पेंड करना, ये हॉगवॉश से ज्यादा कुछ है? मेरा ख्याल है वो हॉगवॉश ही है ना। देखिए यहाँ तक पहुंचे कैसे, जो सफर आपने बताया, जहां पर नरेंद्र मोदी या बीजेपी का सफर शुरू होता है और यहाँ पर आ जाते हैं, जहां पर खुदा न खास्ता शान मुस्तफ़ा के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ये गुस्ताखी करते हैं और उनके आगे हम, और किसका मकसद क्या है? उनके तो पैगंबर नहीं है, ये तो पैगंबर मुसलमानों के हैं। बेशक रहमतुल आलमीन है, दुनिया भर के लिए रहमत का पैगाम लेके आए, लेकिन जो लोग उनको नहीं उसके उसमें आए, उनको ये बात करने का मकसद क्या था? अपने 20 करोड़ 22 करोड़ लोगों को वो गुस्सा दिलाना, वो इश्ताल दिलाना, उस नहज पे ले जाना। अब वो जो मुसलमान जो सुन रहे हैं वहां पे हिंदुस्तान में, आपके ख्याल में उनका क्या रिएक्शन होगा? कहीं पे भी मुसलमानों का क्या रिएक्शन होगा? हम इंटर स्टेट को रिलेशनशिप के अंदर तो चलें, उनके बुला के डिमार्श दे देंगे, लेकिन वहां के मुसलमान किसको डिमार्श देंगे? वो किस तरह की डिमार्श देंगे? उनका तो ये उनके दिल में बसते हैं, और अगर इनको नहीं एहसास कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी हैसियत क्या है मुसलमानों के अंदर, उसने बोला ही तब उसको पता था कि वो क्या कह रही है। ये उसने गलती में, भोलपन में बात नहीं की। राइट। उसने कहा इस वजह से कि उसको पता था कि वो मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म का इश्ताल दिलाएगी, इस किस्म का बयान देगी जिससे कि Very मुसलमान इश्ताल में आए। तो पाकिस्तान और मुसलमानों को, खासतौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मतलब जाहिर है उनका रिएक्शन आएगा। वो Very रिएक्शन जब आएगा तो फिर दुनिया ये ना बोले कि वहां पे एक IAS पैदा हो गया है, वहां पर क्या, कौन सा ग्रुप है, वहां पे क्या हो रहा है। भाई ये सब कुछ होगा तो फिर ये क्योंकि अपने natural जो होगा। आपके अमाल हैं वो आपको उस रास्ते पे लेके जाए। शहजाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनका पॉइंट शहजाद चौधरी साहब का था कि भोलपन के अंदर नहीं हुआ, ये बेवकूफ़ी के अंदर भी नहीं हुआ, ये हेट्रेड के अंदर तो हुआ है, लेकिन बड़े जांच पड़ताल करके हुआ है। इसलिए क्योंकि अपने ही मुसलमानों को इस सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए वो हमा वक्त तैयार है। और ये बात हम लोगों को बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आती है जब टॉप पर जो पाकिस्तानी है, उनके एलीट मुसलमान हैं, उनको भी वो पाकिस्तानी पाकिस्तानी करके जब वो बुलाते हैं तो फिर ये बात बड़ी एविडेंट हो जाती है। कहते हैं कि चले जाए आप पाकिस्तान चले जाएं, जो भी मुसलमान हो। एनीवे, अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।